नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक पर्यावरण का अर्थ, आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य और उसका वर्गीकरण। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। इन आर्थिक क्रियाओं पर उसके इर्द गिर्द फैली हुई भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की आर्थिक क्रिया उसके चारों ओर फैली हुई परिस्थितियों या शक्तियों की उपज है। मनुष्य को धनोपार्जन संबंधी सभी गतिविधियां उसके चारों ओर व्याप्त वातावरण में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। इस कारण कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है, मनुष्य अपने वातावरण का दास है। मैन इज स्लेव ऑफ हिज एनवायरनमेंट। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहना भी युक्ति संगत है कि आधुनिक युग में मानव मस्तिष्क ने वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी विकास में पर्यावरण को नियंत्रित कर उसे अपने अनुकूल ढालने का प्रयास किया है। जहां एक ओर मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। आज मानव अपनी आर्थिक सफलताओं के लिए पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। अतः आर्थिक पर्यावरण की धारणा महत्वपूर्ण बन गई है। अब हम देखेंगे आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण की अवधारणा और उसका अर्थ। आर्थिक पर्यावरण की अवधारणा बड़ी जटिल एवं व्यापक धारणा है। अतः आर्थिक पर्यावरण को समझने के लिए इस अवधारणा को दो शब्दों आर्थिक प्लस पर्यावरण का अर्थ जानना जरूरी, जो कि निम्न है। आर्थिक अथवा व्यवसायिक का अभिप्राय मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति तथा धनोपार्जन के उद्देश्य से की गई उन सब क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है, जिन्हें मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध मनुष्य की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधित क्रियाओं से हो सकता है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सब मानवीय निर्णयों का भी समावेश होता है। पहला जिनमें है क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। दूसरा बिंदु है कैसे उत्पादन किया जाए अथवा उत्पादन का संगठन कैसे हो। तीसरा बिंदु है उत्पादन का वितरण किन में किया जाए। चौथा बिंदु है अल्पकाल में मांग एवं पूर्ति में असंतुलन दूर कैसे किया जाए। और पांचवा बिंदु है अर्थव्यवस्था में संरक्षण एवं विकास कैसे किया जाए। तो पहला बिंदु था क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए। उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उत्पादन किया जाता है। कैसे उत्पादन किया जाए, तो उत्पादन का संगठन कैसा हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मशीनों का अधिक मात्रा में उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रम प्रदान तकनीक का उपयोग किया जाता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रदान व श्रम प्रदान तकनीक दोनों में सामंजस्य बिठाकर उत्पादन किया जाता है। उत्पादन का वितरण किन में किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति जितना मूल्य चुकाएगा उसको उतनी ही मात्रा में उत्पादन का भाग प्राप्त होगा, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के भाग को राशनिंग के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। चौथा बिंदु है अल्पकाल में मांग एवं पूर्ति में असंतुलन कैसे दूर किया जाए। अल्पकाल में वस्तु की मांग यदि कम होती है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य बढ़ाकर उसको बेचा जाता है, और जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसको सभी लोगों में राशनिंग के माध्यम से वितरित किया जाता है। दूसरा बिंदु था अगला बिंदु था अर्थव्यवस्था में संरक्षण एवं विकास कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था में संरक्षण एवं विकास कैसे किया जाए, तो अर्थव्यवस्था में विकास के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाकर विकास किया जाएगा और लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। व्यापक दृष्टि से आर्थिक क्रियाओं का अभिप्राय निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की उन सब क्रियाओं से है जो उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, मूल्य स्थायित्व तथा वितरण आदि के रूप में धनोपार्जन अथवा समाज में आर्थिक मूल्यों के विकास एवं विधायन के लिए संगठित एवं संपादित की जाती हैं।
पर्यावरण का अभिप्राय। अब हम देखेंगे पर्यावरण का अभिप्राय। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय उन सब घेरे में रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसको देखिए, दोबारा समझिए। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय उन सब घेरे में रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ उन निकटवर्ती प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा मानवीकृत शक्तियों से जो व्यक्ति अथवा समुदाय के आर्थिक जीवन एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण क्या है? पहले हमने देखा था आर्थिक या व्यवसाय का अभिप्राय, दूसरा पर्यावरण का अभिप्राय। अब हम देखेंगे आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण क्या है। आर्थिक तथा पर्यावरण के दोनों शब्दों के अलग अलग विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के चारों ओर व्याप्त उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में व्यक्ति या समुदाय के धनोपार्जन क्रियाकलापों को प्रभावित करती है अथवा उनसे प्रभावित होती हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण का आशय उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी दशाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के रूप में व्यक्ति की धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करती है तथा उनसे प्रभावित होती है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने भी इसको परिभाषित किया है। पर्यावरण उन संस्थाओं और शक्तियों से बनता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण है। इसी प्रकार प्रोफेसर तिलियम लॉरेंस ने भी इसको परिभाषित किया है। उनके अनुसार परिभाषा है, पर्यावरण उन सब बाह्य घटकों का समावेश करता है जो उपक्रम के अवसरों एवं जोखिमों की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसे कई घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिक, प्रतिस्पर्धा एवं सरकार हैं। इस प्रकार आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण एक जटिल एवं व्यापक अवधारणा है जिसमें अनेक तत्वों का समावेश होता है। आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले मुख्य घटक हैं अर्थव्यवस्था का स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सरकार के कानून एवं नीतियां आदि हैं। इन घटकों में कुछ घटक तो स्थिर रहते हैं और कुछ देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण भी परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य एवं आवश्यकताएं निम्न कारणों से है। आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य एवं आवश्यकता निम्न कारणों से। नंबर 1, अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों की जानकारी से ही अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों, भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक संरचना एवं आर्थिक दशाओं का पता लगता है। दूसरा बिंदु है अर्थव्यवस्था का सफल संचालन करने के लिए तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। तीसरा बिंदु है इसका आर्थिक पर्यावरण में परिवर्तन की जानकारी के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन जरूरी है क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसका चौथा बिंदु है बाधाओं या समस्याओं की जानकारी। आर्थिक क्रियाओं के सफल संचालन तथा आर्थिक विकास में आने वाली पर्यावरणीय बाधाओं की जानकारी के लिए भी अध्ययन जरूरी है। अगला बिंदु है नए संसाधनों एवं अवसरों की खोज के प्रयास करने के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। अगला बिंदु है पर्यावरण को आर्थिक विकास के अनुरूप ढालने के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना तथा आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, अतः पर्यावरण का अध्ययन समन्वय स्थापित करने में मदद करता है
और नेक्स्ट बिंदु है इसका, आर्थिक नीति निर्धारण के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। अब हम देखेंगे आर्थिक पर्यावरण का वर्गीकरण या स्वरूप। आर्थिक पर्यावरण का वर्गीकरण एवं स्वरूप। पर्यावरण को मुख्य रूप से निम्न दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिन्हें पहला है प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण। पहला है प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत देश की भौगोलिक स्थिति, भूमि एवं धरातल की बनावट, धरातल का विस्तार एवं प्राकृतिक संसाधन जैसे जल स्रोत, खनिज, वन, पशुधन, ऊर्जा स्रोत तथा जलवायु आदि हैं। इनका मानव के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के क्रियाकलापों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और दूसरा बिंदु है आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत स्वयं मानव द्वारा तैयार की गई उन परिस्थितियों एवं दशाओं का समावेश होता है जो मानव जीवन को समृद्ध, सुखी, व्यवस्थित करने एवं स्थायी विकास एवं शांति के लिए आवश्यक है। इनके मुख्य घटक हैं आर्थिक नियम एवं मान्यताएं, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, स्थिति, विकास की अवस्था जैसी आर्थिक परिस्थितियां भी हैं, जबकि गैर आर्थिक परिस्थितियों में सामाजिक रीति रिवाज, नियम, जनसंख्या, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक स्थितियां, संस्कृति एवं वैधानिक संस्थाएं आदि शामिल होती हैं। आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख अंगों को हम रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। इस रेखा चित्र में वैधानिक दशाएं, आर्थिक नीतियां, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, जनसंख्या संबंधी दशाएं, प्राकृतिक एवं भौगोलिक दशाएं, अंतर्राष्ट्रीय दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां और वैधानिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वैधानिक दशाएं, वैधानिक का अभिप्राय होता है कानूनी दशाएं या सरकार के द्वारा बनाए गए नियम। दूसरा बिंदु है आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा बनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजट नीति आदि। तीसरा बिंदु है प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं, कि देश के अंतर्गत प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी की क्या स्थिति है, उसी के आधार पर और वो किस आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। चौथा बिंदु है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। अब देश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियां किस प्रकार की हैं, वो भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। यदि धार्मिक विश्वास लोगों में ज़्यादा है तो सादा जीवन, उच्च विचार जैसी व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति उस टाइप का हो जाता है, उस प्रकार का हो जाता है, तो वह मेहनत कम करना चाहता है। वह कम मात्रा में उत्पादन या कम उत्पादन से भी संतुष्ट हो जाता है, या अपनी आर्थिक स्थिति जैसी भी है उस पर भी वो संतुष्ट रहता है और अपना विकास कम मात्रा में ही कर पाता है। जनसंख्या संबंधी दशाएं, यदि जनसंख्या अधिक होगी तो उत्पादन भी अधिक मात्रा में ही किया जाएगा। जो अगला बिंदु है प्राकृतिक एवं भौगोलिक दशाएं। देश के भीतर भौगोलिक एवं प्राकृतिक दशाएं कैसी हैं। यदि गर्म स्थान है या देश में गर्मी अधिक मात्रा में है, या जिन गर्म स्थानों पर व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होती है जबकि ठंडे स्थानों पर व्यक्ति की कार्यक्षमता अधिक होती है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय दशाएं। यदि देश में आयात और निर्यात की स्थितियां अच्छी हैं, अगर देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक महत्व दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अधिक मात्रा में वृद्धि होगी। और यदि निर्यातों पर अधिक मात्रा में प्रतिबंध होगा तो अधिक मात्रा में उत्पादन का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु है राजनीतिक परिस्थितियाँ। यदि सरकार स्थिर होगी तो उत्पादन लगातार और निरंतर गति से चलता रहेगा। उसका उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि देश में राजनीतिक अस्थिरता होगी तो बार बार चुनाव होने से देश में उत्पादन और वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे आर्थिक व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों में घनिष्ठ संबंध।
उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों घटकों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। वे अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा जब भी किसी घटक की दशाओं एवं परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो वह दूसरे घटकों को भी प्रभावित करता है। यद्यपि मानवकृत घटकों पर कुछ नियंत्रण संभव है, परंतु प्राकृतिक घटकों में होने वाले परिवर्तन तथा बाह्य परिवर्तन परिस्थितियां भी परिवर्तनों पर नियंत्रण प्राय संभव नहीं हो पाता, जैसे बाढ़, भूकंप। इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आर्थिक पर्यावरण में सदैव परिवर्तन का दौर चलता रहता है। आर्थिक अथवा व्यावसायिक पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील है। आर्थिक पर्यावरण सदैव एक सा स्थिर नहीं रहता। इसके विभिन्न अंगों में होने वाले परिवर्तन आर्थिक पर्यावरण में भी निरंतर नए नए परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में तेजी, मंदी, घटत बढ़त तथा अवसाद एवं समृद्धि के दौर आते रहते हैं। आर्थिक पर्यावरण पर केवल देश की आंतरिक परिस्थितियों में परिवर्तन का ही प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक रहता है। धन्यवाद।